यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम भौतिक विज्ञान। ठीक, शुरुआत कर रहे हैं दूसरे चैप्टर की, अध्याय नंबर 2, जिसमें हम मेज़रमेंट के बारे में बात करेंगे। मापन क्या है, मापन की क्या पद्धतियां हैं, मापन की कौन सी पद्धति अभी काम करती है, सारी दुनिया में जो मान्य है वो कौन सी पद्धति है, पहले से जो वैज्ञानिक आधार पर बनाई गई पद्धतियां हैं वो कितनी हैं, और मापन करने में जो त्रुटि हैं, जो एरर हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट्स, वो कितनी हैं, कैसे आती हैं, कैसे उन्हें कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद इसी चैप्टर में रहेगा डायमेंशन यानी वीमा, यानी जो मात्रक हैं वो कितने हैं और उनमें से कितने मूल मात्रक हैं, मूल मात्रकों के पदों में सूत्रों को किस प्रकार लिखा जाता है, मात्रक कितने प्रकार का होता है, मात्रकों के आधार पर, मात्रकों के सूत्रों की शुद्धता के आधार पर किस प्रकार से अन्य मात्रकों की जानकारियाँ की जा सकती हैं। ठीक, तो इस तरह की बातें सारी इस चैप्टर में रहेंगी। चैप्टर नंबर 2 है और हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा पाठ्यक्रम का आधार है, वो रहेगा NCERT का जो पाठ्य पुस्तक है वो रहेगा हमारे पास। ठीक है, यानी NCERT पाठ्य पुस्तक में जो सवाल दिए गए हैं, उदाहरण हैं या सवाल हैं, प्रश्नावली के अंदर जो सवाल हैं, एक्सरसाइज के अंदर जो सवाल हैं, वो हम करेंगे। और इसके बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे आपकी मेडिकल की परीक्षा होती है, इसे आप नीट बोलते हैं, इंजीनियरिंग की परीक्षा होती है, जेई मेन बोलते हैं, और जेई एडवांस IIT की परीक्षा होती हैं, उसके लिए इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उन्हें कैसे हल करते हैं ये आपको बताऊंगा, और प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह के सवाल बनाए जाते हैं, उन सवालों को बनाने की तरकीब क्या होती है, जो सवाल बनाने वाले लोग हैं वो सवाल कैसे बनाते हैं, वो सोचते कैसे हैं। ठीक, ये मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो के अंत में जो अंतिम वीडियो लेक्चर होगा उसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं तक पहुंचना हमेशा रहता है। अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पहुंचे तो हमारे पढ़ाई लिखाई का उचित परिणाम हमें प्राप्त नहीं होता। ठीक, तो इसलिए शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर, है ना। तो सबसे पहली बात होगी मात्रक के बारे में। ठीक, ओके। मात्रक, देखिए मात्रक बहुत सारे हो सकते हैं। आप मान लीजिए किसी इलाके में रहते हैं, वहाँ पर जो ज़मीन है वो बीघा के हिसाब से बेची जाती है। जब आप शहर में आके ज़मीन खरीदते हैं तो फीट या मीटर के हिसाब से बेची जाती है। तो मात्रक बहुत सारे हो सकते हैं। ये कह रहा है जी बहुत सारे मात्रक हैं, अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग तरीक़ों से चीज़ें बेचते हैं, खरीदते हैं। अब आप देखेंगे कि जो केला है वो दर्जन में बिकता है, लेकिन केला कुछ ऐसे बाज़ार भी हैं जिसमें केला किलो में भी बिकता है, मतलब दर्जन में नहीं बल्कि किलो में, कितने रुपए किलो है केला। ठीक है, तो मात्रक किसको मानेंगे, अलग अलग, हर व्यक्ति अपना एक मात्रक बना के चलेगा। कोई व्यक्ति कहेगा साहब मैं तो इतनी जो ज़मीन है उसको इस कीमत पे दूंगा, अब उसका कोई नाप तोल नहीं है। तो मात्रक का मतलब है कि पूरी दुनिया में उसे माना जाए। पूरी दुनिया में अगर हम यहाँ से कोई चीज़, किसी चीज़ की नाप तोल करके उसे अमेरिका में भेज दें, उसे इंग्लैंड में भेज दें, तो वहाँ के लोग समझ जाएं कि ये चीज़ इतनी है, इसका मतलब है
मात्रक, उसी को मात्रक कहा जाता है। अपनी मर्जी से बनाया गया मात्रक अपने लिए हो सकता है, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए हो सकता है, अपने निजी प्रयोग के लिए हो सकता है। हो सकता है आप कोई अपनी गोपनीय जानकारी रखना चाहते हो, अपनी एक फ़ाइल बनाते हो, उसमें अपनी एक गोपनीय जानकारी रखना चाहते हो, उसमें कोई अपनी भाषा बना लें आप, अपनी भाषा में कोई मात्रक बना लें आप, मात्रकों की मात्रा कितनी लेनी है ये अपने तरीके से आप परिभाषित कर लें, तो वो आपका निजी मात्रक होगा। मात्रक का मतलब है कि पूरी दुनिया में वो चीज़ मान्य होनी चाहिए। ठीक, अब इसे मात्रक बोल देते हैं, कई बार बोल देते हैं इसको मानक मात्रक। ठीक, मानक मात्रक, मानक का मतलब उसका कोई मानक है, उसमें कोई चीज़ मान ली गई है। अब जैसे मान लूँ कि इतनी लंबाई, लगभग आप जानते हैं कि इतनी जो लंबाई होती है वो 1 मीटर के आसपास होती है, तो 1 मीटर की लंबाई, जैसे मान लो मेरे पास ये एक फीट है, ये एक फीटा बोलते हैं इसको, फीटा, तो इस पर जो निशान लगा है वो उसकी लंबाई कितनी है, 1 फीट है। ठीक, तो ये क्या है, मान कर बनाया गया और सबको बताया गया कि भाई ये 1 फीटा है। अब आप जाएंगे बाज़ार में, बोला 1 फीटा दे दो, 1 फीट वाला, तो ये सब जगह है, हर देश में ये चीज़ लागू है, ये स्केल, ये पैमाना हर जगह आपको मिल जाएगा। तो इसलिए पहले नाम लगा दिया मानक और फिर मात्रक, यानी पहले हम करेंगे मानक को निर्धारित, मानक का निर्धारण होना चाहिए पहले, उसके बाद मानक का निर्धारण होने के बाद, ठीक, मतलब इसको मानक का निर्धारण करने का मतलब है कि मानक का निर्धारण कौन करेगा, मानक को कौन डिसाइड करेगा। मानक को डिसाइड करेंगे कुछ लोग। वो लोग कौन हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, सभी देशों की सरकारें आपस में मिलकर ये कर सकती हैं। तो मानक का निर्धारण किया कि भाई इतनी लंबी चीज़ जो है, इतना जो है एक सेंटीमीटर होगा, ठीक, और इससे के 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे, इस तरह के स्केल। तो इस तरह क्या बना, मात्रक बना। अब इन्होंने कहा कि जो मात्रक है ये बहुत सारे हो जाएंगे, जो मात्रक हैं बहुत सारे हो जाएंगे, यानी जो यूनिट बनेगी, यूनिट बहुत सारी हो जाएंगी। कुछ डिफाइन करो, कुछ यूनिट को फिक्स करो और उन्हें फाइनल करो कि यही यूनिट हैं जो पूरी दुनिया में मानी जाएंगी, और इन्हीं के पदों में प्रकृति में हो रहे परिवर्तन या जो विज्ञान में हम पढ़ते हैं वो सारे परिवर्तन इन्हीं के पदों में नाप दिए जाएंगे। ठीक, हम इन्हीं के पदों में उनको कैलकुलेट कर लेंगे, उनका मापन कर लेंगे। तो इसके बाद ये मात्रक के बाद आया फिर मूल मात्रक। मूल मात्रक यानी कुछ ऐसे मात्रक जिनके पदों में अन्य मात्रक बनाए जा सकते हैं। ठीक, अब मूल मात्रक, कुछ ऐसे मात्रक बनाने पड़ेंगे जो पूरी दुनिया में लागू हों और उनके पदों में प्रकृति में हो रहे सारे के सारे परिवर्तन नापे जा सकें, यानी किसी भी परिवर्तन को, किसी भी राशि को इन मूल मात्रकों के पदों में लिखा जा सके। कहता है मूल मात्रकों से बनेगा, जो मूल मात्रकों से मिलकर बनेगा वो होगा व्युत्पन्न मात्रक, यानी डेरिवेटेड या ड्राइड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक, ये किससे मिलकर बनेगा, ये बनेगा मूल मात्रक से। ये हो गया ड्राइड यूनिट। यानी आपने सुना होगा कि भाई फॉर्मूले को ड्राइव करो, फॉर्मूले का डेरिवेशन करो, तो ये क्या है, ये डेरिवेशन है। मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट। ठीक, तो पहली बात मात्रक, बहुत सारे मात्रक हैं। उसके बाद उनमें से अलग कर दिए गए मूल मात्रक, मूल मात्रकों के पदों में बना दिए गए व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, तो इस तरीके से जो है एक मात्रकों का सिस्टम बना, मात्रकों की प्रणाली बनी। अब मात्रकों की प्रणाली कितने प्रकार की है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ।
मात्रकों की प्रणाली, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, मात्रकों की प्रणाली, है ना, और ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, अब बात ये आई कि भाई मैंने लिखा हिंदी में मात्रकों की प्रणाली, लेकिन मैंने साथ साथ लिखा है इंग्लिश में भी, तो ये चलेगा? मैं हिंदी और अंग्रेजी में शब्दों को लिखूंगा। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? जब आप कंपटीशन में पढ़ेंगे या हायर एजुकेशन में जाएंगे, बीएससी में, एमएससी में, इंजीनियरिंग में जाएंगे, आप आगे कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक, तो कन्फर्म है कि अंग्रेजी में मैं लिखूंगा। ठीक, तो हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी मात्रकों की जो प्रणाली है, मात्रकों की जो पद्धति है, प्रणाली पद्धति, है ना, तो वो किस तरह की थी दुनिया में पहले, अब क्या मान लिया गया? तो पहले क्या था? पहले था CGS सिस्टम। ठीक, तो ये इसको बड़ा जी लिख देते हैं, कैपिटल जी, ओके। एक था FPS, MKS, ये 3 पद्धति पहले काम करती थी, और हो सकता है कहीं कहीं पर अभी भी थोड़ा बहुत ये काम करती हों। CGS सिस्टम, इसका मतलब था ये पहली जो यूनिट है ये है लंबाई के लिए, ये हो गई सेंटीमीटर। दूसरी ग्राम, यानी ये बताएगी द्रव्यमान के लिए। और तीसरी यूनिट समय, यानी ये हो गई सेकंड। ठीक, यानी लेंथ, मास, टाइम, यानी सेंटीमीटर में क्या नापेगा? लेंथ, ग्राम यानी मास, द्रव्यमान, और ये टाइम, 3 चीज़ें। अब दूसरी पद्धति में था फुट, पाउंड, सेकंड। इसमें था फुट, पाउंड, सेकंड, ओके। और इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो ये जो पद्धति थी सारी दुनिया में, ये पद्धति ज़्यादा कामयाब हुई। MKS जो पद्धति है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, MKS सिस्टम, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई, सबसे ज़्यादा कामयाबी मिली इसको। तो फिर ये पद्धतियाँ धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई, कम होती चली गई। फिर क्या किया कि इस सिस्टम में थोड़े से चेंज किए गए। इस सिस्टम में क्या चेंज किया गया कि तापमान को डिग्री सेल्सियस में, आप जानते हैं, मेजर किया जाता है, उसको केल्विन में कर दिया गया। पहले वो डिग्री सेल्सियस में भी होता था। एक नई स्केल होती थी उसकी, रैंकाइन स्केल, वो भी होता था। अपने अपने इलाकों के हिसाब से, अपने अपने एरिया के हिसाब से बहुत सारे स्केल होते हैं। तो कुल मिलाकर इसको एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बना दिया गया। यानी किसको मॉडिफाइड किया गया? MKS सिस्टम को। और उसमें 7 यूनिट रखी गई, 7 मात्रक रखे गए। MKS सिस्टम को क्या बना दिया गया? SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक, यानी ये बन गई SI पद्धति। ठीक, तो यानी जो SI पद्धति है वो क्या है? वो मान्य है और उसी पद्धति में मूल मात्रक लिखे जाएंगे। मूल मात्रक यानी कुछ ऐसे मात्रक जिनके पदों में सारी गणनाएं कर ली जाती हैं। यानी प्रकृति में जो ढूंढ ढूंढ के देखा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मूल हैं, जो प्रकृति में बदलती नहीं हैं, उनके पदों में सारी गणनाएं हो जाएं। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से मूल मात्रक हैं जिनके पदों में सारी गणनाएं हो जाती हैं। ठीक, उसके बाद उनसे बनाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, 2 तरह का मात्रक काम करेगा। ठीक,
अब इसमें सबसे पहला कॉलम बनाते हैं कि भाई किसको रखना है। अब इसे लिख देते हैं यहाँ भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि यानी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है। यहाँ लिख देते हैं कि उसका जो मूल मात्रक है वो क्या है। ठीक है, यानी यहाँ लिख देते हैं कि उसका जो मूल मात्रक है वो क्या है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं कि उसका संकेत क्या है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ लिख देते हैं उसकी परिभाषा। ठीक, ओके। अब भौतिक राशि ओके, यानी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो अंग्रेजी में नाम लिखता हूँ मैं इसका, ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मूल मात्रक इसका मतलब है फंडामेंटल यूनिट। इसका मतलब है कि उसका संकेत क्या है, उसका प्रतीक क्या है। तो इसका मतलब हो गया प्रतीक यानी सिंबल बोल देते हैं इसको। परिभाषा यानी जो उसका डेफिनेशन है वो क्या है। ठीक, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रकृति में हो रहे परिवर्तन की जांच करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है जांच करने के लिए। सबसे पहले हमारी जो सोचने की शक्ति है या हमारी कोई गणना करने की शक्ति है या परिवर्तन होने में कोई चीज़ है, तो सबसे पहले क्या रहता है। सबसे पहले रहता है समय यानी टाइम। ठीक, हम कोई भी परिवर्तन देखते हैं उसमें समय ज़रूर खर्च होता है। तो इसलिए अगर हम विज्ञान की जानकारी चाहते हैं, विज्ञान के बारे में समझना चाहते हैं, तो हमें समय पर पकड़ बनानी पड़ेगी। यानी टाइम के गुजरने के साथ परिवर्तन को देखना पड़ेगा। जिसके माइंड में टाइम का चेंज, टाइम का गुजरना, समय का गुजरना काउंट नहीं होता, यानी उसका माइंड समय के गुजरने की गणना नहीं करता या उसका अनुभव नहीं करता या उसके बारे में जानता नहीं है, वो व्यक्ति विज्ञान को नहीं समझ सकता। ज़रूरी है कि हम ये माने कि सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है, परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है और परिवर्तन में शामिल है प्रकृति के अंदर, वो है समय। तो समय को रखें और इसका जो मूल मात्रक है वो है सेकंड। मूल मात्रक बनाने का तरीका कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मनुष्य जाति है, वो उस चीज़ को आसानी से डिटेक्ट करे, यानी उसे पढ़ ले। यानी हमारा दिमाग 1 सेकंड से कम के समय को सही तरीके से पढ़ने में समर्थ नहीं है। और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और ऐसे प्राणी हो सकते हैं प्रकृति में जो 1 सेकंड से कम के समय को पकड़ जाएं, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है। हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि अब 1 सेकंड गुजरा, 1 2 3 4 5, तो सेकंड के गुजरने का हमें अनुभव है, पता है। इसलिए मूल मात्रक निर्धारित करने में ये सबसे पहली बात है कि जो मनुष्य जाति है वो उसे समझती है, वो उसका अवलोकन कर सकती है। ठीक, तो इसलिए क्या है कि सेकंड जो है हम आसानी से समझ जाते हैं कि 1 सेकंड, तो हम लगा लेते हैं पता कि 1 सेकंड का समय इतना होता है, तो इसलिए अनुमान भी लगा लेते हैं, अनुभव भी कर लेते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया कि सेकंड ही, जो सेकंड है वो ही समय का मूल मात्रक बनाया। ठीक, तो समय का मूल मात्रक हो गया सेकंड। इसके बाद लंबाई नापी जाती है, तो आसानी से देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, जिसमें चीज़ें बेची जा सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं, कोई स्केल, कोई पैमाना लिखा जा सकता है। वो क्या है, वो है 1 मीटर। ठीक, अब बात आई द्रव्यमान की, तो इसका रखा गया किलोग्राम, यानी किलो के हिसाब से चीज़ें बाज़ार में बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, मेजरमेंट लिए जाते हैं। साइंटिफिक प्रोसीजर, वैज्ञानिक पद्धतियाँ
जो हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि 1 किलो वजन कितना होता है। वजन को दूसरी चीज़ में देखेंगे, वेट कहते हैं वजन को, लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करें तो 1 किलो द्रव्यमान कितना होता है, तो हम पता लगा लेते हैं, 1 किलो का अंदाज़ा हम कर लेते हैं कि 1 किलो इतना होता है। तो मनुष्य जाति, ह्यूमन बींग्स उस चीज़ को समझ सके, इसीलिए वो मूल मात्रक इस तरीके से बनाए गए हैं। अब सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली है द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी मास, ठीक, इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम, और इसका जो सिंबल है वो है m, यानी इसका जो प्रतीक है, जो संकेत बताता है, इसका संकेत देता है, वो क्या है? m, छोटा m नहीं, बड़ा M, ठीक। अब इसकी जो परिभाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, कैसे मानी जाती है, किसके द्रव्यमान को 1 किलोग्राम मानेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं इसकी परिभाषा आपको NCERT से, गवर्नमेंट बुक से बना के बता के दे देता हूँ कि होता क्या है। द्रव्यमान फ्रांस में पेरिस के पास सेवियस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में रखे किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय आदि प्ररूप प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। ये बात लागू है 1889 से, ठीक। इसके बाद लंबाई की भी दी है, देखो, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के, ये बनेगा 299792, यानी ये बनेगा मामला लगभग लाखों करोड़ों में। देखो मैं बताता हूँ कितना बनेगा। ये हो गया 2,99,00,000, 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ से भी ज़्यादा बनेगा, 29,97,92,458, ठीक। तो बना देखो 29,97,92,458। फिर से पढ़ता हूँ, 29,97,92,458 वे समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर है। यानी 1 सेकंड के 29 करोड़वें हिस्से में निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, कि मतलब प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, वो 1 मीटर मान्य की गई है। ये मान्य की गई है 1983 से। इससे पहले कुछ और था, इससे पहले कुछ और मान्य होता था। अब इसके बाद समय, सेकंड की परिभाषा दी गई है। 1 सेकंड वह अंतराल है जो सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूपी विकिरण के, ये भी देखो मामला उसी में जा रहा है, करोड़ों में, 91 करोड़ 92 लाख, नहीं ये करोड़ों से भी ज़्यादा है, करोड़ से भी 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 आवर्त कालों के बराबर है। यानी जो निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण, यानी कोई इलेक्ट्रॉन का नाम आपने सुना होगा, परमाणु के अंदर जब आता जाता है, ठीक, तो कहता है उसमें आवर्त कालों के कितने आवर्त करता है, कितने आवर्त काल है, कितनी बार आता जाता है। कहता है 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार आ जाता है। 1 सेकंड का समय है, ठीक, इतना समय 1 सेकंड माना गया है। हालांकि इसको हम वैसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक स्केल बना दिया गया कि भाई इतना समय 1 सेकंड माना जाता है। ये है 1967 से मान्य है, ठीक। तो ये हो गया सेकंड, द्रव्यमान, लंबाई, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं लंबाई, है ना, और यहाँ लिख देते हैं समय। लंबाई नापी गई मीटर में, और ये नापी लेंथ, लंबाई का प्रतीक हो गया बड़ा L, और समय ये नापा गया सेकंड में, और इसे लिख दिया गया टाइम,
T इसका प्रतीक हो गया। अब है विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। इसका मात्रक है एम्पियर। ये आ गया एम्पियर में। और इसको बनाया गया ए। इसके बाद है उष्मागतिक ताप यानी तापमान, सीधे सीधे लिख दो तापमान, ठीक। इसको नापा गया केल्विन में। और इसका प्रतीक रखा गया के। इसके बाद है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा रखी जाएगी मोल में। और एक है ज्योति तीव्रता, ये रखी जाएगी कैंडेला, ठीक। और मोल को मोल लिखा गया MOL और इसे लिखा गया CD, ठीक। अब पढ़ते हैं एक एम्पियर, यानी अब एम्पियर को देखते हैं कि भाई विद्युत धारा जो है उसकी परिभाषा क्या बताई गई है। एक एम्पियर वह नियत विद्युत धारा है, नियत मतलब फिक्स, न बदलने वाली, जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई वाले समानांतर एवं नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के चालकों में प्रवाहित होने पर इन चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। और यह है 1948 से मान्य। यानी विद्युत धारा, दो समानांतर विद्युत धारा चालकों के बीच में लगने वाला बल निर्वात में जब उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, वो है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता हो, तो उनमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी, ओके। अब बात आई पदार्थ की मात्रा। 1 मोल, इसकी बात करते हैं, पदार्थ की मात्रा के बारे में देखते हैं। 1 मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतनी ही मूल सत्ताएं होती हैं जितनी 0.012 किलोग्राम, ठीक। यानी सिंपल 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, के परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक। 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या होती है। 12 ग्राम कार्बन 1 मोल है, उसमें जितनी परमाणुओं की संख्या होती है उसे ही कहते हैं 1 मोल का नंबर। 1 मोल का नंबर कितना होता है मैं आपको लिख देता हूँ, मोल का नंबर यहाँ लिख देता हूँ। ये होता है 6.03 10⁻23, ठीक। इसे कहते हैं मोल का नंबर। 1 मोल, 1 मोल इज द अमाउंट हैज़ 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी 1 मोल वो है जिसमें 6.022 या 23 × 10⁻23, ठीक, छोटे छोटे सूक्ष्म अणु, परमाणु, कण, जो भी कहो वे हों। यानी अगर देखा जाए तो ये इतना बड़ा नंबर है कि पूरी दुनिया की जनसंख्या भी इतनी बहुत बहुत दिनों में जाके भी नहीं हो सकती, ठीक। क्योंकि इसमें देखो 10 की घात कितनी लगी है, 23। अब ये कह रहा है कार्बन 12 में जितने परमाणु हैं वही है मोल। यानी कार्बन 12 में इतने परमाणु हैं, कार्बन 12 में इतने परमाणु लिखे जाएं, उसके 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने परमाणु हैं। अब सोचने की बात यह है कि यहाँ कार्बन क्यों लिख दिया गया, कार्बन को ही क्यों मान लिया गया आधार। तो कहता है कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो लगा है वो है कार्बन। यानी प्रकृति जो बनी है उसमें 90% से ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है, इसलिए हम क्या माने, कार्बन को ही आधार मानते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि
अभिक्रियाओं में जो आधार है, अभिक्रियाओं के होने में जो आधार है, प्रकृति में परिवर्तन होने में जो आधार है, वो है पानी यानी वाटर। तो हम पानी को ना अम्ल मानते हैं ना क्षार मानते हैं। पानी अम्ल क्षार नहीं, बल्कि उसमें दोनों के थोड़े थोड़े गुण होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, कार्बन है। तो कार्बन को ही आधार माना और उसमें उसके 12 ग्राम में कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक, अब इसमें परमाणु क्रमांक होता है 6, है ना। तो परमाणु क्रमांक यहाँ लिखते हैं, परमाणु भार मान लो यहाँ लिख देते हैं ऊपर 12। तो ये क्या है, ये है परमाणु भार। ठीक, तो परमाणु भार का कितना लिया तुमने, 12 ग्राम लिया। तो 12 ग्राम में कितने परमाणु हैं, 6.023 10 की घात 23 परमाणु हैं। तो इस संख्या को कहते हैं मोल। ठीक, तो कुल मिलाकर पदार्थ की मात्रा मोल में। अब बात आई ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की परिभाषा क्या दी जाती है, किसी दिशा में 540 गुना 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है जो उस दिशा में 1/683 वॉट प्रति स्टोरेडियन की विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक, अब यहाँ आती है प्रति स्टोरेडियन। मैं बताऊंगा स्टोरेडियन। स्टोरेडियन बेसिकली कोण को नापने का तरीका है, घन कोण। ठीक, किसी दिशा में 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले स्रोत की, यानी जो प्रकाश स्रोत है, बेसिकली प्रकाश स्रोत की जो तीव्रता है, ज्योति तीव्रता, यानी उसको नापने की जो यूनिट है वो है कैंडेला। ठीक, इसे कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो ये थी हमारे पास कुछ 7 ऐसी यूनिट जो अब इसमें देखते हैं भाई किन किन चीज़ों को का मापन हमें पता होना चाहिए, यानी हमारी जानकारी में होना चाहिए। कुछ चीज़ों का मापन हमारी जानकारी में होता है, जैसे लंबाई का है, किलोग्राम का है। तो यहाँ पर रखा है जी कोण का मापन। कोण का मापन कैसे करते हैं, तो अब बताता हूँ मैं आपको कि कोण को किस किस तरीक़ों से नापा जाता है, कोण का मापन कैसे करते हैं। ठीक है, कोण का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, यानी कोण को कैसे नापा जाता है। अब बेसिकली क्या होता है कि हम लिखते हैं कई बार 45 डिग्री। ये जो चीज़ है इसे बोलते हो तुम डिग्री। ठीक, यानी ये जो डिग्री है ये कुछ नहीं है, यानी फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में आप देखेंगे कोण पे डिग्री कुछ नहीं होती। वहाँ कोण का मापन 2 तरीक़ों से होता है। एक होता है रेडियन में, ठीक, एक होता है स्टेरेडियन में।
ठीक, ये है समतलीय कोण। और ये है घन कोण, यानी प्लेन एंगल, प्लेनर एंगल इसे कहते हैं, प्लेनर एंगल या लीनियर एंगल, और इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक, अब प्लेनर एंगल या लीनियर एंगल, ठीक, ये किस काम आता है? समतलीय कोण, कहते हैं इसका काम है लंबाई मापने में। किसकी लंबाई मापने में? चाप की लंबाई। यानी अगर कोई वृत्त है, वृत्ताकार है, तो उसके चाप की लंबाई या चाप की लंबाई का कोई हिस्सा नापने में काम आता है, वो कोण है रेडियन। ठीक, वैसे मैंने कहा डिग्री, कहता है डिग्री कुछ नहीं होती है। डिग्री तो एक, बस एक पूरे वृत्त के चाप को 360 हिस्सों में बांट दो तो एक हिस्से को कहते हैं एक डिग्री। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, गणित में, विज्ञान में डिग्री कुछ नहीं होती। अगर है कहीं तो उसको बदलना पड़ेगा, उसको बदल लो आप। स्टेरेडियन ये कहता है, ये बताता है क्षेत्रफल, एरिया। यानी घन कोण क्या बताता है? ये बताता है एरिया, क्षेत्रफल। अब एरिया कैसा? जैसे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में जो पाई है वो क्या है? वो है घन कोण। और अगर देखें वृत्त की परिधि की लंबाई क्या है? 2 पाई आर। ठीक, तो उसमें जो 2 पाई है वो क्या है? वो है लीनियर एंगल। ठीक, यानी समतलीय कोण। ठीक, अब मैं इन दोनों को समझा देता हूँ कि इनको आपस में कैसे बदलते हैं। ओके, यानी डिग्री है तो रेडियन कैसे बनाएं। डिग्री से रेडियन का परिवर्तन होता है, रेडियन से स्टेरेडियन का परिवर्तन नहीं होता। यानी डिग्री से रेडियन बन जाएगा लेकिन स्टेरेडियन का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो फिक्स एंगल है क्योंकि वो एरिया बताने वाला एंगल है। ठीक, अब मैं इन दोनों को स्टेरेडियन, रेडियन और डिग्री का रेडियन में परिवर्तन, इनको उदाहरण सहित बताता हूँ आपको। ठीक है।